नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको हम भौतिकी विज्ञान का 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 30 में से बहुत सा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो का एक भी प्रश्न स्किप ना करें, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है समांतर क्रम में, बी में लिखा है श्रेणी क्रम में, और सी में लिखा है दोनों में, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है उत्तल दर्पण, बी में लिखा है अवतल दर्पण, सी में लिखा है समतल दर्पण, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है वोल्ट, बी में लिखा हुआ है ओम, और सी में लिखा हुआ एम्पियर, और डी में लिखा हुआ है कूलम्ब। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वोल्ट दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, आपको इसको याद रखना है। और ओम जो है प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ठीक है, और कूलम्ब विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक है, ये चारों का आपको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अभिसारी, और बी में लिखा है अपसारी, और सी में लिखा है अभिसारी तथा अपसारी दोनों, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अवतल दर्पण है तो अभिसारी है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अपसारी जो है उत्तल दर्पण जो होता है वो अपसारी होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ई में लिखा हुआ है कांच, और बी में लिखा हुआ है पानी, और सी में लिखा है लोहा, और डी में लिखा है निर्वात। तो इसमें आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है, तो निर्वात में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। छठा नंबर, पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण प्रकाश का क्या होता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है अपवर्तन, बी में लिखा है परावर्तन, और सी में लिखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और डी में लिखा है वर्ण विक्षेपण। तो इसमें आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इसका कारण प्रकाश का क्या होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में लिखा हुआ 1, बी में लिखा है 2, और सी में लिखा है 3, और डी में लिखा हुआ है 4। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश के परावर्तन का भी 2 नियम है, इसको आपको याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए
8 नंबर प्रश्न में कहता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए में लिखा है 0, बी में लिखा है अनंत और सी में लिखा हुआ है 100 सेंटीमीटर और डी में लिखा हुआ 50 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 9 नंबर, 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में लिखा है 0.42, यहाँ पे देखिए बी में लिखा है 0.21 और सी में लिखा है 0.19 और डी में लिखा है 0.24। तो देखिए इसको आपको याद रखना है दोस्तों कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आपसे पूछा गया क्या गया यहाँ से कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो आपको यहाँ से जूल निकालना होगा। 1 जूल बराबर, तो 1 जूल बराबर यहाँ से आप निकालिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 0.24 कैलोरी, यानी कि बराबर कितना 1 जूल। यानी कि दोस्तों आप कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर हमारा कितना आया, तो 0.24 कैलोरी आया। ठीक है, आपसे प्रश्न में यही पूछा गया था कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है जो कि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको याद ये वाला रखना है कि 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। ठीक है, इसको आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 10 नंबर, इसमें पूछा गया है कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नाभिकीय संलयन और बी में लिखा है नाभिकीय विखंडन और सी में लिखा है दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों ये प्रश्न में कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 11 नंबर, टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा अवतल दर्पण और बी में लिखा उत्तल दर्पण और सी में लिखा है समतल दर्पण और डी में लिखा है इनमें सभी। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मोटर कार के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 12 नंबर, हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन के बीच कितना विभवांतर होता है। ऑप्शन ई में लिखा हुआ है 100 वोल्ट और बी में लिखा हुआ है 200 वोल्ट, यहाँ पे सी में लिखा हुआ है 220 वोल्ट, यहाँ पे डी में लिखा हुआ 240 वोल्ट। तो आपको बताना है इसमें दोस्तों कि हमारे देश में विद्युतमय तार एवं उदासीन के बीच कितना विभवांतर होता है, तो 220 वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 13 नंबर, सारा प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक भी प्रश्न आप स्किप ना करें, पूरी कंसंट्रेशन के साथ देखें वीडियो को। ठीक है, देखिए कहता है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, ऑप्शन ए में लिखा है समान होती है, बी में लिखा है भिन्न भिन्न होती है और सी में लिखा है ए और बी दोनों और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में तो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 14 नंबर, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए में लिखा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और बी में लिखा हुआ है 150 किलोमीटर प्रति घंटा और सी में लिखा हुआ है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी में लिखा है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको बताना है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 15 नंबर, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है
परमाणु, बी में लिखा हुआ आयन, सी में लिखा प्रोटॉन और डी में लिखा इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। इसमें पूछा गया है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ऑप्शन ए में लिखा है कॉर्निया, बी में लिखा है आइरिस और सी में लिखा है रेटिना और डी में लिखा है पुतली। तो इसमें आपको बताना है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनता है तो रेटिना पर बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है तो कॉर्निया को दान में दिया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। और दोस्तों अगर जो आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, अगर जो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप रेड बटन दबाकर इस चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, देखिए 17 नंबर प्रश्न कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है वक्रता केंद्र और बी में लिखा हुआ है द्वारक केंद्र और देखिए सी में लिखा हुआ है अक्ष केंद्र और डी में लिखा हुआ है प्रकाशीय केंद्र। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं तो प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 18 नंबर। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन ए में लिखा है नीला, बी में लिखा हुआ है लाल और सी में लिखा है काला और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है तो काला प्रतीत होता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। एलपीजी गैस का पूरा नाम है। दोस्तों ये प्रश्न में आपको एलपीजी गैस का फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है द्रवित पेट्रोलियम गैस और बी में लिखा हुआ है दाब पेट्रोलियम गैस और सी में लिखा हुआ है संपीड़ित पेट्रोलियम गैस और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो एलपीजी गैस का पूरा नाम द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। और दोस्तों ये जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा उसे नोटबुक पर आप लिख के अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों पूरी लगन के साथ पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपका मम्मी पापा एक एक रुपया बहुत मुश्किल से जुगाड़ करके आपके खर्च के लिए देते हैं। ठीक है, इसलिए माँ बाप का कद्र कीजिए, पूरी शिद्दत और लगन के साथ पढ़ाई कीजिए, अपनी माँ बाप को धोखा मत दीजिए। ठीक है, देखिए 20 नंबर प्रश्न कहता है तारे के टिमटिमाने का कारण है। ऑप्शन ए में लिखा है वायुमंडलीय परिवर्तन, बी में लिखा हुआ है कुल परिवर्तन और सी में लिखा है वायुमंडलीय अपवर्तन और डी में लिखा है कुल अपवर्तन। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि तारे के टिमटिमाने का कारण है तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। इसमें पूछा गया है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम बाएं हाथ का तर्जनी संकेत करती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि चालक पर आरोपित विद्युत धारा की बल की दिशा और बी में लिखा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और सी में लिखा हुआ है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं 22 नंबर। भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए में लिखा है 50 हर्ट्ज और बी में लिखा है 60 हर्ट्ज और डी सी में लिखा है 70 हर्ट्ज और डी में लिखा है 80 हर्ट्ज। तो आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है तो 50 हर्ट्ज होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं
23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कोर्निया, बी में लिखा है परितारिका, और सी में लिखा है रेटिना, और डी में लिखा है पुतली। तो आपको इसमें बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो परितारिका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सल्फर, बी में लिखा है क्लोरीन, और सी में लिखा है आयोडीन, और डी में लिखा है ग्रेफाइट। तो यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर, तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा है महाराष्ट्र, बी में लिखा है राजस्थान, और सी में लिखा है तमिलनाडु, और डी में लिखा है गुजरात। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर, इसमें पूछा है कि 1 किलोवाट बराबर होता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के, और बी में लिखा है 3.0 इंटू 10⁵ जूल के, और सी में लिखा हुआ है 3.6 जूल के, और डी में लिखा हुआ है 3.0 जूल के। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि 1 किलोवाट बराबर होता है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद करना है कि 1 किलोवाट बराबर होता है तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। ठीक है, आइए अगला प्रश्न अब हम देख लेते हैं। 27 नंबर, और दोस्तों अगर जो आप हमारा अदर सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको सारा सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और उसमें जितना भी प्रश्न को हम कवर किए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बार आप उसे ज़रूर देखें, आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी उससे मदद मिलेगा। ठीक है, देखिए 27 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। ऑप्शन ए में लिखा है टीन व सीना, और देखिए बी में लिखा है तांबा व शीशा, और यहाँ पे सी में लिखा है चांदी व शीशा, और डी में लिखा है तांबा और चांदी। ठीक है, तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है तो टीन और शीशा का होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ आमीटर में, और बी में लिखा है वोल्ट मीटर में, और सी में लिखा है कुंडली में, और डी में लिखा है विद्युत सेल में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर, किस माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है? आपको बताना है दोस्तों कि किसी माध्यम में अपर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन ए में लिखा है साइन आई बटा में साइन आर, और सी में लिखा हुआ है साइन आर बटा में लिखा हुआ है साइन आई, और डी में लिखा है साइन आई इंटू में साइन आर, और डी में लिखा है साइन आई प्लस में साइन आर। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। आपको बताना है कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटा में साइन आर होता है। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? ऑप्शन ई में लिखा है अवतल दर्पण, बी में लिखा है समतल दर्पण, और सी में लिखा है उत्तल दर्पण, और डी में लिखा है इनमें सभी। तो आपको बताना है दोस्तों कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों का दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो ए होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। ये प्रश्न आपका HW का प्रश्न है, आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कि इसका कौन ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जल,
बी में लिखा हुआ है कांच और सी में लिखा हुआ है प्लास्टिक और डी में लिखा हुआ है मिट्टी। तो जो ऑप्शन इसमें आपको सही लगेगा उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, आपका रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, 1 मिनट भी समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।